इलेक्शंस। उपचुनाव क्यों होता है उपचुनाव? तो छोटे बड़े में क्या अंतर है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एमएलए हैं, ठीक है, 3 साल एमएलए रह गए, बीच में तब तक संसद लोकसभा का चुनाव हो गया, आपको मन किया कि लोकसभा में जाना है, आपने लोकसभा का भी इलेक्शन लड़ लिया और जीत गई, ठीक है। तो रूल ये है कि आपको या तो लोकसभा में जाना होगा या तो एमएलए, एक साथ दो चीजें बन नहीं सकते। तो आप अपना लोकसभा वाला सीट छोड़ देंगी, ठीक है। तो इलेक्शन तो 5 साल पे होगा ना, तो मानिए 4-5 लोग हैं जो एमएलए थे, लोकसभा का इलेक्शन लड़ के जीत गए, तो वो छोड़ के लोकसभा बन गए, तो वो सीट खाली हो गया एमएलए का, तो वो बीच में कराना पड़ता है। जैसे अभी लोकसभा का हुआ था ना, तो यूपी के कुछ एमएलए लड़े थे और वो सांसद बन गए, तो वो सीट खाली हो गई। ऐसे सभी स्टेट से कुछ कुछ होते हैं। कभी कभी होता है एमएलए होते हैं बहुत बुजुर्ग होते हैं, बीच में उनका डेथ हो जाता है, ऐसे केस में भी होता है किसी किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। मानिए किसी पे केस चल रहा है, वर्डिक्ट आ गया कि 2 साल से ज्यादा की सजा हो गई, तो उनकी सीटें खाली हो जाती हैं, तो वो बीच में होता है, तो वही बाई इलेक्शंस होते हैं। क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द बाई इलेक्शंस? ये बाई इलेक्शंस किसी के भी हो सकते हैं, सांसद के भी हो सकते हैं, सांसद को कुछ और बना दिया, राज्यपाल बना दिया, या सांसद, वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करा के सीट फिलअप करना होता है, और ये जो फाइनल डिसीजन होता है दैट इज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इलेक्शन कमीशन ही लेगा। वैसे इलेक्शन कराते हैं वो एक साथ क्लब करके, वो 6 महीना पे कराते हैं, पर इलेक्शंस होते हैं सीट को करने के लिए, दैट इज द बाई इलेक्शंस। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द नॉन नागा थॉडू कम्युनिटी दैट इज इनटू द मणिपुर, इन्होंने सपोर्ट किया है मणिपुर गवर्नमेंट के को फॉर द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक रजिस्ट्री है जिसमें सिटीजन्स का नाम लिखा जाता है वेरीफाई करके, ठीक है। इसको लेके काफी विरोध होता रहता है कि कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, जो माइग्रेंट हैं, या कई लोग रियल में इंडियन हैं लेकिन उनके पास नहीं डॉक्यूमेंट होते। जैसे मेरे पास हो सकता है कि आप लोग पता कीजिएगा कि जमीन का पेपर आपके पिताजी के नाम से या आपके नाम से होने में बहुत सालों साल लग जाता है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के नाम से होता है, वो चलते आता है। तो ऐसे केस में बहुत कम लोगों के पास होता है एकदम रजिस्ट्री सब पेपर घर का हो। मैक्सिमम लोगों का होता है कि वो जो ओल्डर जनरेशन है उनके पास पेपर होता है। अभी तो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं तो धीरे धीरे होने लगा है। 10 साल पहले तक हालत बहुत खराब थी, पूरे गांव में आप जाके आइएगा, पूछेगा पेपर दिखा दीजिए अपने घर का, लोगों के पास नहीं होता था। शहरों में तो ठीक है, गांव में तो ये बहुत कॉमन है। हाँ, तो काफी ये कॉमन है, तो इसीलिए लोग जनरली नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजनशिप से विरोध करते हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल बहुत यूज होता है। जिस मानिए कोई पार्टी है कह रही है कि बांग्लादेशी को भगाना है तो हम एनआरसी कराएंगे, ठीक है, तो इसका पॉलिटिकल तसल्सल के कारण ये न्यूज में रहता है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि वो जो कालका से शिमला, कोई गया है इसमें से? कालका से शिमला टॉय ट्रेन चलती है, वो ये वाले पिक्चर देखा है वो जिसमें छैया छैया गाना है शाहरुख खान का, दिल से में ही है ना वो जो सॉन्ग है, चल छैया छैया, वो जो वो उसी टॉय ट्रेन पे हुआ है। छुक छुक चलता रहता है, वो होता है खुला रहता है, उस पर डांस करते हैं और ट्रेन चलता रहता है, वहाँ पे ब्रिज व्रिज पड़ता है। तो वो जो शिमला एंड दिस कालका जी से होता है, आप जाएंगे दिल्ली से आगे जब आप हिमाचल में एंट्री करेंगे तो कालका जी से बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग कभी भी जाए पहाड़ों पे घूमने तो ये वाले ट्रेन पे घूमिएगा, क्योंकि लुक बहुत अच्छा आता है, डर नहीं लगता है। जैसे नॉर्मल आप बस से जाएंगे तो डर लगता है, खाई वाई दिखेगा, लगेगा अब गिरा कि तब गिरा। इसमें खाई पे भी आपको लगेगा हम स्टेबल हैं, क्योंकि पटरी बनी है और गिरने के चांस बहुत कम होते हैं, तो यू इंजॉय। और उसमें जैसे एक स्टेबल होकर चलती है, जैसे आप बस पे जाइएगा, बस में ब्रेक व्रेक बहुत लगाते हैं, तो एक तरीके से उल्टी वाली सीट होती है, नहीं आती है कि आपको वोमिटिंग आने लगती है। लेकिन आप टॉय ट्रेन में जाएंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। अब यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द बिग टेक फेल्स अनसेफ ऑनलाइन स्पेस फॉर द वुमेन। यहाँ पे है कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नॉर्मली ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी आती है तो वीमेंस का जो बर्डन है वो कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने हैंड पंप बना दिया तो वीमेंस को पहले
कुएं से पानी निकालना पड़ता था, अब हैंड पंप से चलाना पड़ता है। फिर आगे टेक्नोलॉजी आई, मोटर आ गया, तो फायदा हुआ। लेकिन जो ये डिजिटल मीडिया है और सोशल मीडिया है, उससे वीमेंस को घाटा ज़्यादा हुआ है, फ़ायदा कम हुआ है। क्योंकि उनके खिलाफ ज़्यादा जैसे पिक्चर्स आ जा रहे हैं, उनके खिलाफ ज़्यादा सेमिंग हो रही है, उनका ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे होता है ना कि किसी को भी बदनाम करना अब ईजी हो गया है पहले की तुलना में, सोशल मीडिया के कारण। आप थोड़ा सा राइज कीजिए, पहले होता था जब तक आप राइज नहीं कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, तब तक कोई आप पे अटैक नहीं करेगा। जिस दिन आप इलेक्शन लड़िए, एक मेल मेंबर लड़ रहा है, एक फीमेल मेंबर लड़ रही है, मेल मेंबर से ज़्यादा अटैक सोशल मीडिया पे किस पे होगा? उसके कैरेक्टर पे होगा, वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं इस पे होगा, वो किस तरीके से रहती है, वो फोटो आएंगे। तो दैट इज़ द थिंग। और जो सोशल मीडिया है अभी तो और ज़्यादा एआई का यूज करके हम बहुत ज़्यादा डीप फेक बनाने लगे हैं, तो एकदम मिलता जुलता पिक्चर आएगा, तो उससे काफ़ी दिक्कत होगा। इसी पे ये टोटल एनालिसिस है, दैट इज ऑन द यूएस में जो इलेक्शन हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप मेल एंड कमला हैरिस फीमेल, तो उस पर कैसे दोनों पे अलग अलग इम्पैक्ट डाल रहा है, उस पर एनालिसिस है। दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 1 वहाँ पे है वीमेन का, है वीमेन एम्पावरमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी ऑन द वीमेन्स, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट वीमेन के लाइफ में हो रहा है और उससे रिलेटेड इशू क्या क्या एराइज हो रहे हैं। After that, we will see that a case of the codifying the totalitarianism. टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि आपका जो मन करे उस तरीके से कानून बनाए किसी दो चार लोग या किसी ग्रुप का, और उसी तरीके से समाज को चला रहे हैं। तो ये है कि कैसे इसको कोडिफाई किया जा रहा है। नॉर्मल ये होता है, आप गांव में देखिएगा, खाफ का रूल होता है कि इंटर मैरिज शादी नहीं कर सकते हैं, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, ये सब शादी नहीं कर सकते हैं। तो इसको मानिए लॉ बना दिया जाए, ये तो अनलिखित है ना, ये तो लॉ में नहीं है, लेकिन अगर इसको लॉ बना के करने स्टार्ट कर दे, जैसे ये बना दे कि आपका जो नकाब है, बुर्का है, वो पहन के जो नहीं निकलेगा उसको सजा हो जाएगी, ठीक है। तो अभी एक ऐसे नॉर्मल देखिएगा आपके घर में होता होगा कि नई बहू है तो उसको ढक के जाना होता है, वो नहीं जाके सकते, मानिए उसको लॉ बना दिया जाए। अभी तो ऐसे ट्रेडिशन के मामले में वो लगाया जा रहा है, जब कोड बना के कर दे तो और दिक्कत हो जाती है। अफगानिस्तान में इसे कोडिफाई कर दिया जाए कि आपको पर्दा लगा के ही निकलना है, नकाब पहन के ही निकलना है, आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपके साथ कोई मेल मेंबर होना चाहिए। तो क्या कोडिफाइंग, कोडिफाइंग का मतलब है किसी चीज को लॉ में लिख देना। जैसे टोटलाइजेशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई समाज को इस तरीके से चलाना, कुछ लोगों के मर्जी के हिसाब से लॉ बना देना, उसमें कोई रेशनैलिटी नहीं हो। जैसे होता है ना कि अगर वीमेंस को हम कॉलेज में नहीं भेज रहे हैं, मेल को भेज रहे हैं, तो एक रीजन होना चाहिए ना, क्या रीजन है। विदाउट रीजन की आपका ट्रेडिशन कहता है, आपके धर्म में लिखा है, लेकिन उसका आप रीजन दीजिए ना। जैसे आपने जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ द ट्रिपल तलाक, कि आपने तलाक 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 बोला, तो ये गलत है ना, ये वीमेंस को भी दीजिए। या तो आप तलाक 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 इतने आसानी से थोड़ी तोड़ सकते हैं, क्योंकि वीमेंस अपना सब कुछ छोड़ कर आती है, अपना पूरा कैरियर, पता चले वो एकदम जब यंग थी तब आपने शादी किया, 50 साल की हो गई तो तलाक 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 बोला, तो ना ही वो जॉब कर सकती है और ना ही दूसरी मैरिज, क्योंकि एक एज के बाद मैरिज होना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपने उसके साथ अन्याय किया ना, इनजस्टिस, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू कंपनसेट। तो इस तरीके से लॉ बनना चाहिए, रेशनल लॉ होना चाहिए कि आप जब तलाक 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 बोल रहे हैं तो आप कंपनसेट कीजिए कि वो लाइफ जो बचा वो अच्छे से जी। तो ये सब चीज़ों को अगर आप तलाक 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 को कोड बना दे रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसी को कहेंगे टोटलिटेरियनिज्म, कि एक मतलब एक डिक्टेटर के जैसे आप रूल कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि बेतुका लॉ बना के आप रूल कर रहे हैं, और वो लोगों के लिए बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, और खासकर वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन जैसे कि वीमेन्स और जो भी कमजोर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, या उसमें कोई ऐसा है ब्लैक्स हो या जो लोअर कास्ट हो, उनके लिए ज्यादा ये होता है। झारखंड असेंबली मोस्ट बिल्स पास क्विकली विदाउट द डिस्कशन, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि बिल्स का मतलब क्या होता है, लॉ बनाने के पहले, एक्ट बनाने के पहले हम लोग बिल के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद डिस्कशन होता है। अब हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में भी यही हाल है। कुछ दिन हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, अभी झारखंड में असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है अभी नवंबर में, ठीक है। अब वहां पे इन्होंने एनालिसिस किया है कि पिछले 5 साल, 10 साल, 15 सालों में उन्होंने किस तरीके से असेंबली चलाया है। असेंबली का क्या काम होता है कि कोई लॉ आप लेके आइए,
जो जिससे कि समाज को अच्छा गवर्नेंस किया जा सके, और उसको डिस्कस कीजिए, उसके बाद पास कीजिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिए। इन्होंने देखा है कि जो फंक्शनिंग है वो बहुत धीरे धीरे खराब होते जा रही है, धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। जैसे मेन एमएलए का काम क्या होता है कि आप जाइए वहां बैठ कर डिस्कशन कीजिए, लॉ बनाइए जिससे कि हेल्थ अच्छा हो सके, एजुकेशन अच्छा हो सके, और भी गवर्नेंस के जितने भी तरीके हैं, जैसे लोगों को अगर मानिए राशन कार्ड बनवाना है कैसे इजी तरीके से बन पाए, लोगों को अगर रजिस्ट्री करवाना है अपने ज़मीन का वो कैसे इजी हो जाए, इसी पे लॉ बनाना है। लेकिन जब आप लॉ बनाने के लिए जाएंगे ही नहीं, बैठेंगे ही नहीं, डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो क्वालिटी गिरेगी। इन्होंने यही डिस्कशन किया है कि जो झारखंड असेंबली पिछले 5 सालों में चली है, कितने दिन टोटल चली है, कितने दिन इन्होंने डिस्कशन किया है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इंडिया अल्जीरिया साइन ए पैक्ट टू एलिवेट डिफेंस कोऑपरेशन। तो हमें सिर्फ ये जानना है, इसको यूज हम करेंगे इंडिया अफ्रीका का जब रिलेशनशिप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अल्जीरिया के साथ अभी हमने डिफेंस पैक्ट किया है वो जानेंगे, और अल्जीरिया कहाँ पे मैप में है उसको एक बार लोकेट करेंगे। इन द लास्ट वी विल सी दैट द तुर्की आउट्स द 3 इलेक्टेड प्रो कुर्दिश मेयर फ्रॉम द ऑफिस। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो तुर्की है वहाँ पे कई ट्राइबल ग्रुप हैं। कुर्द भी एक ट्राइबल ग्रुप है, मुस्लिम में ही आते हैं, जैसे हिंदूज में भी होता है ना, कई कास्ट हो गए। मुस्लिम में भी हमने पढ़ा था, उसमें भी कई डिवीजन होता है। जैसे एक दिन मैंने बताया था कि उसमें सोहरावर्दी होते हैं, अहमदिया होते हैं, जहाँ पाकिस्तान में उनके ही खिलाफ उनको मारते हैं। सिया सुन्नी आपस में देखिए कैसे लड़ लेते हैं। तो वैसे यहाँ वहाँ पे जो मुस्लिम्स है, एक कुर्द कम्युनिटी है, वो अलग स्टेट की मांग कर रही है। वो सीरिया के कुछ पार्ट को लेके और तुर्की के कुछ पार्ट को लेके, जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर को लेके, नागालैंड को लेके, जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेके डिमांड होता रहता है ना कि हम अलग कर दो, अलग राज्य बनाओ, इस तरीके का डिमांड। जैसे श्रीलंका में तमिलियन अलग डिसीजन वो कह रहे थे, ऐसे ही तुर्की में भी है। तो कुर्दिश आप लोग जानिएगा, दे आर द ट्राइब एंड दे आर इनटू द तुर्की एंड सीरिया, इनके बॉर्डर एरिया में है, फैले हुए हैं। जैसे नागालैंड में जो नागाज हैं, कुछ नागा म्यांमार में भी है, और मिला के वो कहते हैं कि हमें देश बनाओ, इनका भी जमीन चाहिए, इनका भी जमीन चाहिए, जहां तक हम फैले। यही हाल यहाँ पे भी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। बाई इलेक्शन वाला यहाँ पे आप लोग समझ ही गए व्हाट इज द बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन का टाइमिंग था उसको थोड़ा सा डीले किया है, 13 नवंबर को होने वाला था, 20 को किया, क्योंकि 14-15 को कई रिलीजन में कई जगहों पे कुछ फेस्टिवल थे। जैसे 14 को ही पंजाब में जो गुरु नानक हैं उनका जयंती था, ठीक है, तो उसको लेके है, और भी जगहों पे कुछ न कुछ था, इसीलिए इसको डीले कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द गैर नागा थार्डो समुदाय। थार्डो दे आर द ट्राइबल, मेनली नागालैंड में नागा ही डोमिनेट करते हैं, नागा कम्युनिटी, लेकिन नॉन नागा जो है थार्डो कम्युनिटी, उन्होंने किसको सपोर्ट किया है, किसको सपोर्ट किया है, मणिपुर के गवर्नमेंट को। मणिपुर के गवर्नमेंट क्या डिमांड कर रहे हैं, एनआरसी के लिए, दिस इज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मतलब ये है कि एक रजिस्ट्री बनेगी, हर घर में वो जाएंगे रजिस्ट्री लेके, गवर्नमेंट के ऑफिसर जो सर्वे करेंगे, और आपसे मांगेंगे कि ये आप कोई पेपर दे दीजिए जिससे प्रूफ हो कि आप इंडियन हैं। अगर नहीं है तो आपको सिटीजनशिप लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, और फ्यूचर में आपको देश से निकाला भी जा सकता है। ऐसे कंडीशन है, तो खासकर जो बाहर से आए हुए हैं या कुछ लोग जिनके पास पेपर नहीं है, उनको इससे काफ़ी तकलीफ होती है। और कुछ लोग इसका डिमांड करते हैं, उनको लगता है कि बाहरी लोग ज़्यादा है, जैसे असम में, वेस्ट बंगाल में, उनको लगता है कि बांग्लादेशी आ गए हैं। अगर ये डिमांड हो, अगर ये रजिस्ट्री बन जाए तो उनको थोड़ा सा फायदा हो, क्योंकि मैंने बताया था कि जब बाहरी लोग आते हैं तो ये हो जाता है कि ये हमारा जॉब खा रहा है, ये आके हमारे सैलरी कम कर दिया, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मणिपुर, क्योंकि मणिपुर के जो सीएम हैं वो मीटी साइड के हैं, और मीटीज का मानना है कि हम लोकल हैं, और जो नागाज हैं, जो कुकीज हैं, वो बाहर म्यांमार से आए हैं। तो इस सब चीज़ों को लेके काफ़ी डिबेट चल रहा है। एनआरसी का मतलब समझ में आ रहा है ना कि इट इज फॉर द सिटीजनशिप। इसमें रजिस्ट्री बनेगी, यू हैव टू गिव द प्रूफ फॉर द योर सिटीजनशिप प्रूफ। दिस इज द नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजनशिप। नेक्स्ट न्यूज, अगेन दिस इज फॉर द कालका शिमला रूट, और यहाँ पे है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है, जैसे हम
पेट्रोल का यूज करते हैं, तो पेट्रोल का जब यूज करते हैं या डीजल का यूज करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोल जलाया होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बनी होगी, या कहीं ना कहीं पेट्रोल या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्यूल जलाया होगा। लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर यूज करेंगे तो उसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं होता है, और इसीलिए माना जाता है कि दिस इज ए क्लीन एनर्जी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ग्रीन का किससे सिंबल होता है? ग्रीन का मतलब इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन का मतलब पत्तियों का देख के फीलिंग आता है तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा होगा, तो दैट इज द ग्रीन एनर्जी। तो हाइड्रोजन जो फ्यूल है दैट इज द क्लीन एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन फ्यूल अगर कभी आए तो ये एक तो क्लीन एनर्जी है, क्योंकि इससे ग्रीन हाउस गैस से क्या होता है? क्या होता है ग्रीन हाउस गैस से? ग्रीन हाउस गैस से क्लाइमेट चेंज होता है, क्योंकि इन गैसों में ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने का होता है, और इसीलिए चीज़ें ज़्यादा देर तक गर्म हो जाती हैं। जैसे होता है ना कि इस कमरे में अगर गैस भर दिया जाए तो वो क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, गर्मी ज़्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, अगर ये हम उसको हटा दें तो गर्मी थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे ही अर्थ के चारों तरफ ये जितने भी गैसेज हैं ऐसे ढक लेती हैं, और जो सन से अर्थ एब्जॉर्ब करता है अर्थ फिर वापस फेंक देता है, तो वो चला गया ठंडा हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि बीच में ही ये गैसेज रोक लेते हैं और दोबारा अर्थ की तरफ फेंकते हैं, तो गर्मी को ज़्यादा देर के लिए बढ़ा देते हैं। होता है ना नॉर्मल, अगर आप देखिए कि ये अर्थ है, सन का रेज आया और वापस चला गया, लेकिन यहाँ पे ऊपर से हमने गैस निकाला जो ऊपर जाके चारों तरफ घेरे हुए है अर्थ को। अब क्या होगा? रेडिएशन आएगा, जब अर्थ फेंकेगा तो ये फिर एब्जॉर्ब कर लेगा बीच में, और ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये भी तो रेडिएट करेगा, तो कुछ अंदर करेगा, तो वापस गर्मी बढ़ेगी। अगर ये गैस नहीं रहता तो रेडिएशन चला गया होता। तो इसीलिए जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इसीलिए हमारा जो ग्लेशियर मेल्ट जल्दी जल्दी होते हैं, दिस आर द थिंग। समझ में आया? तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं, जैसे CO2 हुआ, मेथेन हुआ, हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, तो ये सब ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, यही सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान लगा के पढ़िए, कई बार मैं बताया था ये ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, सेकेंड चीज आपको ये देखना है कि ये ऑलरेडी जो ये कालका शिमला नैरो गेज रेलवे है। व्हाट इज मीन बाय द नैरो गेज? नैरो गेज रेलवे का मतलब क्या होता है? नैरो गेज, नैरो गेज रेलवे, गेज, नैरो गेज, हाँ सही बता रही हैं। जैसे ये आप ट्रेन जाते हैं, पटरियां ऐसी होती हैं, एक 1 मीटर की होती है, एक 1.5 मीटर की होती है, एक 0.75 मीटर की होती है। जो पुराने जमाने में आता था वो नैरो गेज था, धीरे धीरे हमने बढ़ा दिया उसका, तो इसको ब्रॉडर गेज कहते हैं, जो चौड़ा है। अब की पटरियां चौड़ी होती हैं, कभी पुराने जमाने का पटरी देखा है? प... हाँ, तो वो बहुत पतली होती है, मतलब बहुत पतली नहीं होती, इनसे नियर अबाउट 0.25 मीटर कम होती है, नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर कम होगी, 25, हाँ कम होती है। तो अभी भी ये नैरो गेज ही है, अभी भी वो पतली ही वाली है, वही एकदम फीलिंग आता है आपको उसी तरीके का अभी भी ये ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि ये इंजन चेंज कर देते हैं, मॉडर्न इंजन लगा रहे हैं, तो अभी इसमें ग्रीन फ्यूल का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, अच्छा मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है, इसको इन्वायरमेंट में पढ़ाना था लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये अर्थ है, ये सन है, यहाँ से रेज आती है, जो रेज आती है वो शॉर्ट वेव रेज आती है, इंफ्रारेड वेव होती है, तो वो ये गैसेज रहेंगी तो वो ये रोक नहीं पाएंगी, शॉर्ट वेव को नहीं रोक पाएंगी, वो इनके लिए ट्रांसपेरेंट है, अलग अलग प्रॉपर्टी होती है ना गैस का। तो इन जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो शॉर्ट वेव को नहीं रोक पाएंगी, तो वो बिना एब्जॉर्ब किए आ जाएगा। अब अर्थ क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब रेडिएट करेगा तो सेम तरीके का तो नेचर का करेगा नहीं, कुछ अपने अंदर रखेगा और उसका नेचर बदल जाएगा, क्योंकि सन तो खुद अपना फ्यूजन रिएक्शन से कर रहा है ना। आर यू गेटिंग ना? जैसे जब आप हीट के सामने खड़े होते हैं,
नहीं नहीं, हीट जितना भी आएगी पृथ्वी एब्जॉर्ब कर लेगी टोटल। हाँ, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, वो अभी हमने हीट बजट, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, हीट बजट पढ़ा है सर ने? हीट बजट नहीं पढ़ाया? हीट बजट पढ़ाया था? हीट बजट में पढ़ाया होगा ना कि कितना आता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, कुछ बादलों से हो जाता है रिफ्लेक्ट, कुछ वहाँ पे बर्फ से रिफ्लेक्ट होगा। ये सब हीट बजट काफ़ी 1 घंटे का क्लास है, अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ याद आ रहा है? शॉर्ट में बताता हूँ जो हमें ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, बस मैं उस पर फोकस करता हूँ कि इंफ्रारेड शॉर्ट वेव के रूप में आती है, तो ये गैसेज एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। जब अर्थ इसको पहले एब्जॉर्ब करेगी और वापस से फिर इसको रेडिएट करेगी। जब अर्थ रेडिएट करेगी तो ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल वेव के रूप में होती है, और ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल वेव होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ये ग्रीन हाउस गैस, इनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आने वाला तो आ जाएगा, जाने वाले को रोक लिया, रोक लिया, अब दोबारा इसको वापस भेजेगा, कुछ बाहर भेजेगा, कुछ अंदर भेजेगा। नेचर होता है, फ्रीक्वेंसी, जब आप फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, शॉर्ट तुरंत नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। हाँ हाँ, लॉन्ग वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी। हम्म, तो वहां पे ये एब्जॉर्ब कर लेगी और वापस हीट को वापस भेजेगी। तो अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहते तो एब्जॉर्ब करके चला गया, अब गर्म नहीं होता। लेकिन अब मानिए ये 100 हीट का यूनिट आया, 100 जूल आया, जो भी कैलोरी आया, अब इन्होंने 100 वापस कर दिया, अब 100 में इन्होंने वापस 100 को एब्जॉर्ब कर लिया और उसमें से 50 वापस भेज दिया, तो ये 50 ज्यादा दोबारा गर्म कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? 50 फिर से वापस भेज दिया, तो वही ना, बढ़ते जाता है। अब बॉयल हो जाएगा ना, आप जैसे एक कमरा है, हीट निकल रहा है, फिर हीट आ रहा है, तो आपका मेंटेन रहेगा। अब हीट को कोई वापस भेज दे तो आपका कमरा ज्यादा गर्म होने लगेगा ना, एज कम्पेयर टू द, अगर वो जो चीजें भेज रही हैं वो हटा दी जाए, कुछ भी हो। सेम इज द केस विद दिस एज वेल। समझ में आ रहा है ये? और ये ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ये है, जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ ठंड बहुत होती है, जो इक्वेटर से ऊपर होंगे या जो टॉपिक से ऊपर होंगे, वहाँ ठंड होती है। जैसे आप यूरोप में जाइए, ठंड ठंड होगा, रसा में ठंड होगा, तो वहाँ पे पेड़ पौधों को उगाने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है। खासकर जब पौधा छोटा हो तो उसको बहुत वो सेंसिटिव होता है, तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, वरना वो मुरझा जाएगा। ठीक है, तो जो ठंडे एरिया है वहाँ पे उस पौधों को बचाने के लिए क्या करते हैं ये लोग, शीशे से ऐसे ढक के, अंदर शीशे से चारों तरफ से ढक के अंदर उसके पौधों को लगाते हैं, ताकि जो रेज आए वो पौधों पे आए, और दोबारा ये जो ऐसा शीशा लगाएंगे कि ये बाहर जा नहीं पाता है, जो रेज है उसी के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो क्या होता है, इसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है और इतना हो जाती है कि वो पौधे नॉर्मल तरीके से ग्रो कर जाए। यहीं से ये ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेप्ट आया कि ये भी जो रेज है वही तो कर रही हैं, ये जो गैसेज है वापस करके भेज दे रही हैं। ये भी ग्रीन हाउस गैस में ये लोग यही टेक्निक लगाते थे, वहीं से ग्रीन हाउस गैस का नाम आया। मैं क्लियर हो रहा हूँ? ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये हीट बजट में सब कुछ बताया होगा। ठीक है, तो जो शिमला एंड कालका शिमला का जो ट्रैक है उस पे हम लोग ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल का यूज कर रहे हैं। और क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी है, जिससे कि, ठीक है। दूसरी चीज आप लोग ये जाने कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है। 2008 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया था। यूनेस्को एक ग्लोबल लेवल पे संस्था है जो ऐसी चीज है जैसे कि जो जो हमारे कल्चर को, हमारे जितने भी हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करती है, अलग से उसको प्रोटेक्शन देती है, वही है। और वो कई साइट को चुनती है और उसको डिक्लेयर करती है, उसके लिए अलग से फंडिंग होती है। तो कालका शिमला जो नैरो गेज है, दैट इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज और डिक्लेयर 2008 में किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द बिग टेक फेल्स अनसेफ ऑनलाइन इज फॉर द वुमेन। तो यहाँ पे इन्होंने पहले एग्जाम्पल दिया है कि अभी क्या हो रहा है। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि जो यूएस की प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है कमला हैरिस का एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने इटली की एक प्रेसिडेंट है, वो भी वीमेन है, मेलोनी उनका नाम है, उनका एग्जाम्पल दिया है।
इन्होंने दिया है कि जितनी भी इतने बड़े बड़े पोस्ट होके भी उनके खिलाफ जब वो इलेक्शन में लड़े थे तो काफी उनके खिलाफ भद्दा प्रचार हुआ था। नहीं होता है कि उनके कुछ पिक्चर दे दें, कुछ ऐसे जो अच्छे नहीं हो, जो एक्सेप्टेबल नहीं हो, ऐसे ऐसे। जैसे फॉर एग्जांपल कमला हैरिस का एक ऐसा वीडियो बीच में चला था, उसमें दिखाता है कि उनका और ट्रम्प से अफेयर है, ठीक है। ये था एक ऐसा वीडियो चल रहा था कि वो वीडेन जो पुराने प्रेसिडेंट है उन्हीं के पार्टी के, उनके बारे में भला बुरा करें कि वो बूढ़ा हो गया, उसे याद नहीं होता, वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नहीं है, कि डेमोक्रेट्स के ही जो बिडेन के सपोर्टर है इनके खिलाफ हो जाए। और वो वीडियो फेक था, ठीक है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किसके साथ, मतलब इतने बड़े लोगों के साथ अगर ऐसे हो सकता है तो नॉर्मल नॉर्मल जो हम आप हैं हमारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। कैसा भी फोटो भेज के हमें कॉम्प्रोमाइज, हमारे साथ ये क्या करते हैं, एक्सटॉर्शन किया जा सकता है, हमें मेंटली डिस्टर्ब किया जा सकता है। सिर्फ मेंटली ही नहीं, आपका सोशली, फिजिकली, एवरी तरीके से मिसयूज होता है। तो यही इन्होंने कहा कि अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका मिसयूज के चांसेस बहुत हैं। जैसे पहले होता था किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करना था तो डिफिकल्ट था, पेपर न्यूज़पेपर सबके पास थोड़ी होता था, न्यूज़पेपर का भी कंट्रोल होता था, पेपर पब्लिश होता था, पता होता था ये मालिक है, उसको पकड़ के ले जाते थे कि क्यों छापा, किसने लिखा, सब पता होता था। सोशल मीडिया, हम आप कोई भी राइटर बन सकता है, फोटो खींच के कोई भी कंप्यूटर से फोटो डिफॉर्म करके इधर उधर से करके उसको क्रॉप करके डाल देगा, फेक आईडी बना के, वो चलता रहेगा। हर हाथ में मोबाइल है और हर आदमी खुद राइटर हो गया है, खुद पब्लिशर हो गया है, खुद क्रिएटर हो गया है। तो ऐसे में मिसयूज बहुत है और सबसे ज्यादा इसका मिसयूज विमेंस के खिलाफ हो रहा है। अरे पुरुषों के खिलाफ क्या कोई बोल देगा, वो तो और हंसेगा, उसको तो कोई है नहीं, सोसाइटी ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। पुरुषों को भी उतना ही इम्पैक्टफुल होना चाहिए, लेकिन सोसाइटी ऐसा बना दिया गया है कि जो ऑनर है वो हमेशा विमेन से जोड़ के देखा जाता है, पुरुष को तो माना जाता है ये तो ऐसे ही है। तो ये इसको लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर इन्होंने कहा है कि क्या क्या इसका मिसयूज है। जैसे मैंने बताया कि एआई से काफी ज्यादा एकदम सिमिलर फोटो, सिमिलर वीडियो, सिमिलर आवाज आ सकता है। तो अब तो ये फेक न्यूज काफी इजी हो गया है। तो इन्होंने यही कहा है कि एआई का जो है मिसयूज दैट इज एट द पिकेस्ट लेवल। नॉर्मली इन्होंने डिस्कस किया कि पहले कोई भी टेक्नोलॉजी आती थी विमेंस को बहुत फायदा होता था, क्योंकि विमेंस का काम इजी हो जाता था। जैसा अभी फूड बनाया रहा है, खाना नहीं बनाना पड़ रहा है, आप लाइए ये बर्गर वर्गर कुछ भी मंगा के खा लीजिए। तो कुछ ना कुछ है, मतलब फायदा है। जहाँ पे भी मॉडर्निटी आई तो फायदा आया किसी भी चीज से। जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि हैंड पंप का ही खोज हुआ, फिर टैप वाटर का खोज हुआ, फिर जितने भी खोज हुए तो विमेंस के काम इजी हो गए। जैसे अगर आप हल को छोड़ के ट्रैक्टर पे आए तो विमेंस को ही पहले जाके सब करना पड़ता था, उसके बाद विमेंस के लिए इजी हो गया। आर यू गेटिंग ना? तो कहीं ना कहीं विमेंस को टेक्नोलॉजी से इजी अच्छा फायदा होता था, टेक्नोलॉजी का फायदा होता था। जैसे कि अभी कंप्यूटर तक आया तो फायदा होता था, नेट तक आया तो फायदा होता था, क्योंकि जिन विमेंस को पढ़ने के लिए पहले नहीं भेजा जाता था, कम से कम यूट्यूब ये देख के पढ़ने का मौका तो मिला कि दिल्ली नहीं जाना है, कम से कम वहीं के वीडियो मिल रहे, या उनको यूएस नहीं जाना है, यूएस में लोग किस तरीके से बता रहे हैं, उनको घर पे बैठे मिलने लगा। तो कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी बढ़ाती थी। लेकिन जो सोशल मीडिया, उससे फायदा बहुत कम हुआ है, घाटा बहुत ज्यादा आ रहा है। पहला चीज इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो ये लोग तैयार कर रहे हैं, जो एआई बना रहे हैं, वो मैक्सिमम मेल है, वीमेन बहुत कम है उसमें। अब मेल है तो अपने तरीके से उसमें डेटा फिट करेगा। एआई का मेन काम क्या है? एआई का मेन काम है कि वो डेटा देना और डेटा को एनालाइज करके उसी तरह रिप्लाई करेगा, उसी तरीके से वो चीजों को बताएगा। अब ये है कि मेल जा रहा है तो वो मेल अपने तरीके से बताएगा, लेकिन फीमेल अगर जाती तो वो भी करती, कह रही इससे फीमेल को घाटा होगा, क्योंकि मैं क्या परेशानी सहता हूँ मुझसे ज्यादा कोई और नहीं बता पाएगा। लाखों कह के मुझे भी पता है, लेकिन जो खुद फेस करता है वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करता है। कश्मीर की क्या हालत है, यहाँ से कोई कहेगा अरे बड़ा बुरा हाल है, आर्मी लगा रखा है, कोई कहेगा सही है, सुरक्षा की बात है। लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे पूछेगा, उनका अलग ही है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना चीजों को। तो वही बात है कि विमेन्स आर लेस रिप्रेजेंटेड इनटू द दिस कंपनीज, जो बिग टेक कंपनीज हैं। जैसे जितने भी एआई बना रहे हैं, एआई का मेन है कि डेटा लेगा। जैसे चैट जीपीटी आपको आंसर दे रहा है तो उसको कहीं ना कहीं से खूब डेटा दिया गया है कि इस तरीके का क्वेश्चन को ऐसे आंसर देते हैं, वो भी वहीं से सीखता है। क्लियर हो रहा है? मेल देगा तो मेल जो बायस होगा वही करेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पादरी कोई कानून बता रहा है रिलीजन से रिलेटेड, तो पादरियों के खिलाफ कोई होगा वो थोड़ी बताएगा, वो तो वही बताएगा ना जो पादरियों के पक्ष में हो, जो पृष्ठ के पक्ष में हो वही तो बताएगा। अगर उसके विपक्ष में जाए वो बताएगा? नहीं बताएगा। तो उसी का हाल आप देखिएगा कि इसमें भी है, बायस्ड है। ठीक है, इन्होंने दिया है कि एक तो एक तीसरा
ज़्यादा घाटा इससे भी हो रहा है कि ये जो फॉर एग्जांपल है, जितने भी सोशल मीडिया के ओनर हैं वो खुद बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल जैसे कमला हैरिस का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने फेक किया गया था, वो खुद एलन मस्क हु इज द जो मेन फाउंडर है ऑफ द ट्विटर एंड एक्स के, तो इन्होंने खुद वो फॉरवर्ड कर दिया। अब खुद मालिक कर रहा है तो उसके फॉलोअर बहुत होते हैं ना। अब एलन मस्क कुछ भी देगा तो सब देखेंगे, वो तो चारों तरफ है। तो ये लोग भी रिसर्च नहीं करते कि वीडियो सही है कि नहीं है। आपका काम है कि ठीक है, अब कोई भी वीडियो डाल रहा है तो कौन बचा सकता है? जो प्लेटफॉर्म है वही चेक करेगा ना कि डाल रहा है सही है कि नहीं। अपना एक ग्रुप बनाए, ग्रुप बैठा है वहाँ पे कि कोई भी वीडियो चल रहा है उसमें थोड़ा भी लगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है, फेक है या जिससे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप रोक लीजिए। एक दो दिन उस पर रिसर्च करवाइए, उस पर एनालिसिस करवाइए कि सही है नहीं है। आप जो भी करना है कीजिए, उसके बाद डालिए। तो इन्होंने कहा है कि जो ये रिसर्च, जितने भी ये टेक कंपनीज के ओनर हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये भी एक इश्यू है। ओके फिर इन्होंने कहा है कि नॉन टेक्निकल मेजर्स की भी जरूरत है, कि प्रॉपर तरीके से लॉ पॉलिसी उसको इम्प्लीमेंटेशन हो। गवर्नमेंट भी तो लॉ लाए कि किस तरीके का आप डाल सकते हैं, किस तरीके का नहीं डाल सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, एक चीज का बहुत फायदा उठाते हैं, एक सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता है। ये वर्ड आप लोग यूज कीजिएगा, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक सोशल मीडिया है, मैं यूजर हूँ और कोई दूसरा यूजर उसको देखेगा, और एक है कि एक यूजर उसको पोस्ट करेगा। मैं कोई वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं एक क्रिएटर हो गया, किस पे डालूंगा? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इसी पे डालूंगा ना, तो वो प्लेटफॉर्म हो गया। और जो कंज्यूमर है वो इसी से देखेगा प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। तो इसमें मीडिएटर क्या हो गया? फेसबुक हो गया, ठीक है ना। तो फेसबुक या जितने भी एक्स हैं या जितने भी इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, उन पे अगर मानिए वीडियो पड़ा और वीडियो गलत था, मेरे बारे में या किसी के भी कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसा है जो सही नहीं है, और उससे को इससे बहुत हार्म हुआ है सोशली, फिजिकली, इकोनॉमिकली। माने कोई है अच्छा खासा पॉलिटिशियन है, वो इलेक्शन हार जाएगा, कुछ आप उसके बारे में गलत डाल दें कि अरे इसका तो ऐसे ऐसे लोगों से बातचीत था, ठीक है, तो इकोनॉमिकली भी तो घाटा लगा, क्योंकि वो उतना पैसा लगा के वो करता है। या मानिए कोई कंपनी है जो बिस्किट बनाती है, झूठ मूठ में आप बता दें कि अरे उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके खाते ही आपका किडनी खराब हो जाएगा, आपका लीवर फेल हो जाएगा, और वो सही नहीं था। पता चला कि उसका तो सब कुछ बिकना बंद हो गया, रेपुटेशन खराब हो गया ना। तो इकोनॉमिकली, मेंटली सब स्ट्रेस होता है, इसीलिए ये हो गया। तो यहाँ पे जो अब किसको दोषी ठहराया जाए? जो डाल रहा है उसको या जो प्लेटफॉर्म है उसको? दो लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये है कि जो प्लेटफॉर्म है, वो फेसबुक कहता है कि मैं थोड़ी डाला हूँ, मेरा तो प्लेटफॉर्म है, जो डाला है वो है। तो इसीलिए लॉ भी बनाया जाता है, तो प्लेटफॉर्म को नहीं केस किया जाता। जैसे घाटा लग गया तो ये नहीं कि हर वीडियो के लिए आप फेसबुक के ओनर को बुलाएंगे, जो डालेगा उसके लिए है। और जो इंटरमीडियरीज है उसको हम छोड़ देते हैं, उसी को कहते हैं कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। जो इंटरमीडियरीज को हम उसके लिए एक्यूज नहीं ठहराते हैं, गलत नहीं ठहराते हैं, जो प्रोटेक्शन देता है, उसी फिनोमेना को कहते हैं सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। लिख लीजिए, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज द सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। ये जो इंटरमीडियरीज प्लेटफॉर्म होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द रजिस्टरिंग ऑफ एनी केस और एनी लिटिगेशन और द एनी सच लाइब। समझ में आ गया सोशल मीडिया का कैसे मिसयूज हो सकता है, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है दैट इज रिलेटेड, अगेन ये एडिटोरियल ही है। इंडिया में जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन देता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो बना था उसके अंडर में होता है। ये केस है, ये केस ऑफ कोडिफाइंग द टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि कुछ लॉ जो बेतुका हो और जिससे जो वीकर सेक्शन है, मार्जिनलाइज है, उनके खिलाफ वो लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिए। कोडिफाई का मतलब कोई ट्रेडिशन है उसको आप कोडिफाई कर दीजिए, उसको लॉ बना दीजिए, यही टोटल डिस्कशन है। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? तालिबान अभी गवर्नमेंट में आई है अफगानिस्तान में, उन्होंने एक लॉ बनाया है। उस लॉ के अनुसार उन्होंने बताया है कि क्या चीजें हैं दैट इज द अच्छी चीजें हैं लोगों के लिए और क्या चीजें हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए। वाइस का मतलब होता है जो खराब चीजें हैं, वर्च्यू का मतलब जो गुड है, अवगुड एंड गुड, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने
जो भी लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने विमेंस पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि विमेंस को धीरे बोलना चाहिए, किसी अनजाने आदमी से बात नहीं करना चाहिए। ओके, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो किसी को मेल मेंबर को लेके जाइए, ठीक है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो आपका जो ड्राइवर है वो म्यूजिक नहीं चलाएगा। इस तरीके का इन्होंने पूरा लॉ लिखा है और इन्होंने बताया है कि कुरान में ही ऐसा है। जो इनके राइटर है वो कह रहे हैं कुरान में ऐसा नहीं है, लोग अपने अनुसार ही धर्म को मतलब से निकाल लेते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो लोग मिसयूज करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन पावर में रहे। पावर कैप्चर हो गया, वही बताएंगे किसको क्या करना है, उसकी मास फॉलोइंग होगी। जो मेल है, जो भी उस तरीके का माइंडसेट है, मेल क्या आप देखिएगा कि इसके फीमेल भी बहुत सपोर्टर हो जाती है कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। वो क्यों निकली, जैसे होता है ना निर्भया केस में बहुत होता था कि रेप हुआ, फिर वो जो कई फीमेल इसलिए जस्टिफाई कर रही थी कि वो रात में क्यों निकली। रात में निकली इसका मतलब थोड़ी है कि आप रेप करके उसको जान से मार देंगे, वो भी इतने बुरे तरीके से होता है ना। वो तो मेल भी निकलते हैं, फिर उनके साथ तो नहीं होता है। तो हाँ, वही इनकलकेशन हो जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि वही चीजें सही है, वो दिमाग में भर दिया जाता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे उन्होंने इतनी चीजें लिखी हैं कि आप जैसे वीमेंस है किसी भी नॉन मुस्लिम से बिफ्रेंड नहीं कर सकते हैं, किसी और धर्म की चीजों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुस्लिम है तो आप दिवाली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप होली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सब चीजें उन्होंने, दिस इज द केस। यही है ना कि जैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट भी करना काफी मुश्किल है, लोगों को पता भी नहीं होता, ये काफी वो है। सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मॉडरेट करके कम कर दिया था, उतना कठिन लॉ को नहीं बनाया था जिस तरीके से ये है। ओके, तो यही ओवरऑल डिस्कशन है। तो इन्होंने बताया है कि इस तरीके की चीजों को कम करने का क्या तरीका है, लोग खुद ही अपने आप को अवेयर करें, लोग एक्टिव हों। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में हमने 2008 में बेल बजाओ कैंपेन किया था। बेल बजाओ कैंपेन का मतलब ये होता है, हमने स्टार्ट किया था 2008 में कि कहीं से आपको किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तो आप बेल जाके बजाइए कि उसका पति मार रहा होगा या उसके फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, तो वो थोड़े संभल जाएंगे और उसके बाद आप उस चीज़ को आगे भी रेज कर सकते हैं। एटलीस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो कुछ देर के लिए तो रुक जाएगा। अगर लड़ाई हो रहा होगा, आपने बेल बजा दिया, तो ये बेल बजाओ कैंपेन लिख लीजिएगा। दिस वाज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द वीमेंस, 2008 में हमने करा था। ये आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर योर एस्से। एस्से पेपर में आप लोग ये बहुत कुछ यूज कर सकते हैं इस आर्टिकल का। एस्से में इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है। 2023 में एक एस्से का क्वेश्चन था, 2021 में एस्से का क्वेश्चन आया था, गर्ल्स आर weighed down by the restriction, boys with the demand, two equally harmful disciple। ठीक है, यहाँ पे डिसिप्लिन्स, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि गर्ल्स आर वेड बाय द रिस्ट्रिक्शन। वेट डाउन का मतलब कि, और जो लड़कियां हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में खासकर, कि ये मत करो, वो मत करो, घर से बाहर मत जाओ, किसी से बात मत करो, फ़ोन ज़्यादा मत चलाओ। और लड़कों पे डिमांड बहुत होता है कि तुमको कलेक्टर बनना है, तुमको डीएम बनना है, तुमको थानेदार बनना है, तुमको खानदान का नाम करना है। तो दोनों के लिए दिक्कत है, एक रिस्ट्रिक्शन से परेशान है और एक डिमांड से परेशान है। तो इसी पे उन्होंने बोला था कि आप इस पे एस्से लिखिए। तो इस पे इस तरीके का जो आर्टिकल आता है ना, ये सब आप लोग बहुत यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें आपने आर्टिकल पढ़ा तो रिस्ट्रिक्शन कितना है ना, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि बॉयज़ का डिमांड भी बहुत होता है, और ये रिस्ट्रिक्शन से वीमेंस को ही थोड़ी ही, बॉयज़ को भी घाटा होता है। मानिएगा समाज अच्छा नहीं, हर चीज़ में वुमेन्स को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो मेल की जो कैपेबिलिटी होती है वो भी तो घटती है। मानिए मैं और मेरी वाइफ हैं, और मेरी वाइफ को कहीं जाना है पार्लर। अब ये है कि एक ऐसा समाज है जहाँ पे इतनी औरतों को खुला छूट है, तो वो अकेले जा सकती है, मैं भी काम कर सकता हूँ, तो एक साथ दोनों काम कर रहे हैं। अब एक ऐसा समाज है कि वुमेन्स के लिए बहुत बेकार है, वीमेंस अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो उसके पति को भी जाना पड़ेगा, फिर वो अपना काम धाम छोड़ के जाएगा। तो लॉस ओवरऑल सोसाइटी को हो रहा है, पुरुषों को भी तो लॉस हो रहा है ना, हर पुरुष को कहीं ना कहीं अपना टाइम निकाल के जाना पड़ेगा। तो जो अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए तो पुरुषों को भी घाटा है और ओवरऑल सोसाइटी को भी घाटा होता है। आप वीमेंस को जितना पावर देते हैं, सोसाइटी एंड द मेल गेट इम्पैक्टेड पॉजिटिवली, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है। समझ में आ रही है?
इस तरीके के ऐसे में आपका यही अप्रोच होना चाहिए कि आप फिलॉसफी लिखिए, आप खूब एग्जाम्पल दीजिए अलग अलग तरीके से। जैसे आप लोग ये सब एग्जाम्पल जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, ये सब मेंस में बहुत यूज कर सकते हैं, हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसका यूज बहुत है। और यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, वो आ जाएगा। इतने बार हम लोग पढ़ेंगे, डेली तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि बाई एनी वे चीजें याद हो जाए। 10 बार पढ़ते हैं हम लोग एक ही चीज को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द टाइम फॉर एक्शन। ये है मेनली जो हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज का ये मैटर है कि अभी हम जिस तरीके से एसी यूज कर रहे हैं, गाड़ी यूज कर रहे हैं, एरोप्लेन यूज कर रहे हैं, हर चीज़ का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है। और ये जितना यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज कर रहे हैं। पहले लैंप से काम चला लेते थे, लालटेन से काम चला लेते थे, अभी हमें लाइट चाहिए, लाइट के बाद और भी ज़्यादा लाइट चाहिए, क्योंकि अभी एसी भी आ गया, वॉशिंग मशीन भी आ गया, आपको खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव भी आ गया, और भी चीज़ें आ गई, जिससे हर चीज़ में कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड द डिफरेंट सच थिंग वेयर यू नीड द एमिशन ऑफ द गैसेज। अब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं कोल से ही बनेगा, ठीक है, कोल या किसी क्रूड ऑयल से बनेगा। ऐसे में क्या होगा कि CO2 निकल रहा होगा। अब CO2 निकल रहा है तो वो ग्रीन हाउस गैस का इम्पैक्ट आता है। ग्रीन हाउस गैस का जब इम्पैक्ट आएगा तो ग्लोबल गर्मी होगी। तो एक हमारी भी तो कैपेसिटी है कि 100 साल में 4 टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे वो 20 इंक्रीज हो गया, 100 पे चला गया, तो हम बॉयल होने लगेंगे, तो जी पाएंगे। एक होता है ना, जैसे हम देख रहे हैं कि आप देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, गर्मी में हालत हमारी खराब हो जाती है। अगर ये परमानेंट होने लगे तो, और ये बढ़ता ही जाए हमेशा तो इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम कम करेंगे। और 100 सालों में हम जो, खासकर ये टेम्परेचर बढ़ने का सिलसिला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ही मशीन का खोज हुआ। सबसे पहले जेम्स वाट ने स्टार्ट किया, ये स्टीम इंजन खोज किया, उसके बाद धीरे धीरे मशीनें बनी, कॉटन। पहले सब कुछ हाथ से होता था, मशीन वशीन था ही नहीं, कुछ नहीं था। अकबर भी था, वो भी चीज़ें हाथ से ही बना हुआ सब कुछ करता था। तो उसके उसके टाइम फैन थोड़ी था, पंखे लेके लोग ऐसे करते थे। तो अकबर के पास भी एसी नहीं था, क्योंकि उस समय ये था ही नहीं, टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। कि टेम्परेचर हमारा 1.5 to 2% ले जाना था, हमारा ये एम है। मैं कहाँ बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जब से मशीन स्टार्ट हुआ, मशीन के बाद से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब वो इंडस्ट्रियल जो टाइम था वो 1760 के आसपास स्टार्ट हुआ था। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहली बार जेम्स वाट ने जो खोज किया था 1760 में किया था। उसके 10-10 साल बाद लगातार कई मशीनों का खोज हुआ, जैसे कि ये कॉटन बुनने की मशीन आ गई, तो हमने बुना हुआ कपड़ा स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे और भी चीजें आई, तो मशीन का खोज जो सबसे ज्यादा हुआ 1760 से 1850, और 1850 से 1900 तक आते आते मैक्सिमम हमने मशीनें खोज ली थी, और बहुत ज्यादा एमिशन हो गया था, ठीक है। तो उसी के लेवल का जो उस समय टेम्परेचर था, नियर अबाउट ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर उस समय 13 डिग्री के आसपास था। हम चाहते हैं कि 13 डिग्री से बढ़ के ये 14-15 तक जाए, 14-15 से नहीं बढ़े। तो हम मैक्सिमम इसको चाहते हैं कि 1.5 to 2 डिग्री। और यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले, जस्ट पहले का टाइम था, उस समय ग्लोबल टेम्परेचर क्या था, उस टेम्परेचर से बढ़े भी तो 1-1.5 डिग्री ही बढ़े, यही चाहते हैं, ठीक है। अब वो हम घटाने के लिए क्या चाहिए, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो कम करें। पहली बात कि उस लेवल पे ले जाए, उससे घटाएं, वापस खींचेंगे तभी तो जाएगा। लेकिन हम तो एमिट करते जा रहे हैं। तो वही हमारा मेन एम है कि इसको कैसे भी किया जाए, और उसके लिए क्या है, टेक्नोलॉजी चाहिए, फिनेंस चाहिए। क्योंकि कम करने के लिए क्या है कि जहाँ पे हम कोल से बना रहे हैं उसकी जगह पे सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करें। सोलर एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, खासकर इंडिया और चाइना के लिए। तो यही हो रही है कि जो अभी हमारा ये बाकू, जो अजरबैजान में अभी ग्लोबल वार्मिंग पे एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, इस पे काफ़ी अभी आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे मेन डिस्कशन यही है कि ठीक है टेम्परेचर कम करना चाहिए, वो सब एग्री हैं, पूरी दुनिया एग्री है। लेकिन लड़ाई इस बात की है कि उसके लिए गरीब जो देश है उसको पैसा कौन देगा। गरीब देश कहते हैं कि आप लोग पहले ही डेवलप कर गए, पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप में आया 17वीं सौ 18वीं सौ 19वीं सौ ईस्वी में, तो आप लोग कर गए। अब हमारा जब टाइम हुआ तो या तो हम गरीब रहे, तो गरीब कोई रहना नहीं चाहता है, तो आप या तो पैसा दीजिए, क्योंकि हम भी डेवलप हुए, और अब डेवलपमेंट के लिए हमें मशीन चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यही डिमांड है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है, इंडिया, ब्राजील, बांग्लादेश, ये लोग कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री हमको पैसे दें और हमें टेक्नोलॉजी दें।
झारखंड असेंबली में यही है कि उन्होंने जितने भी बिल पास किए हैं वो काफ़ी कम है। कुछ डेटा है जो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पर ईयर के हिसाब से है, एक साल में उन्होंने 23 दिन जाके बैठ के लॉ बनाया है। आप सोचिए कि आप जॉब कर रहे हैं और सिर्फ आप 23 दिन जॉब पे जाएं पूरे साल में और आप पूरे पैसे लें। ये हाल है हमारे सभी स्टेट्स का, यही हाल है। केवल झारखंड का इन्होंने दिया है, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अक्रॉस में जो स्टेट्स हैं उनका एवरेज जो फंक्शनिंग है एक साल का 23 दिन ही वो बैठ के डिस्कस कर दें। बाकी टाइम वो इधर उधर घूम रहे हैं, पूरे जीवन का आनंद ले रहे हैं। जैसे मैम ने कहा कि रंगीला वाला लाइफ हो, अभी भी जी रहे हैं, अभी भी वो जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि यहाँ तक इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बहुत से ऐसे जो स्टेट्स हैं उन्होंने डिप्टी स्पीकर का पोस्ट तक फिलअप नहीं किया है। और एज पर द आर्टिकल 178 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये घर पे जाके आर्टिकल पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। 178 ये बोलता है कि देयर शुड बी द डिप्टी स्पीकर एज सुन एज पॉसिबल। जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो आपका असेंबली हुआ उसमें आपको स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करना जरूरी होता है। इन्होंने 5-5, 10-10 साल, और झारखंड का हाल है इन्होंने 15 साल में एक भी डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट नहीं किया। आप समझते हैं? डिप्टी स्पीकर वही होता है ना जो बैठा सबको शांत कराता रहता है, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो डिप्टी स्पीकर, एक स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर का तबीयत खराब हो गया तो डिप्टी स्पीकर आते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ओवरऑल यही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, जो डेटा है थोड़ा आप लोग घर पे जाके पढ़ लीजिएगा कि क्या हालत है, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। 178, ठीक है। और सबको बताइएगा कि असेंबली का ये हाल है। आप लोग आम जनता को भी एजुकेट कीजिए। लास्ट जो न्यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द विद रिस्पेक्ट टू द सब डिवीजन ऑफ द कोटा। तो सब डिवीजन ऑफ द कोटा पे हमारे पास जो अभी रिसेंट जजमेंट आया, दविंदर सिंह केस आया है। दविंदर सिंह केस एक दिन हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, एक दिन मैंने बताया भी था कि आपको जैसे ये है और इसी में ये मानिए जनरल कास्ट हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये एससीज हो गया, ये एसटीज हो गया। अब दिक्कत है कि ये जो एससीज है वो बराबर नहीं है, इनमें भी काफी डिवीजन है। जैसे इन्हीं में देखिएगा कोई बहुत पीछे है, कोई एकदम इसका सारा फायदा उठा के ले जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन का जो हाल है वो कुछ स्टेट्स टोटल के टोटल ले जा रहे हैं, कुछ कास्ट, और कुछ कास्ट जो है वो उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आज गेटिंग ना? तो इस पे इन्होंने डेटा दे के रखा है कि सब डिवीजन से क्या फायदा है, सब डिवीजन के पहले क्या फायदा है। सब डिवीजन के फायदे इन्होंने बोला है कि कहीं कहीं आप देखिएगा कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे अभी हमारे पास कास्ट सेंसस तो हो नहीं रहा है कि हर एक आदमी का कास्ट जाके पूछें। अभी सिर्फ एससी एसटी का सर्टिफिकेट के नाम पे हम करा देते हैं जो भी, और जो किसी को भी जॉब लेना होता है तब जाके वो आदमी जाके सर्टिफिकेट लेता है। तो इन्होंने अभी सर्वे किया, उसमें ये पता लगाया है कि नियर अबाउट 50 से 60% एससी के पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट तक नहीं है। आज यू गेटिंग ना? कि सब कास्ट की बात बहुत दूर हो जा रही है। सर्टिफिकेट की कब जरूरत होती है? जब आपका कहीं एजुकेशन में एडमिशन हो जाए या कहीं जॉब मिले तभी होता है ना। तो कुछ लोग फॉर्म ही नहीं भरे हैं, तो सबसे पहले तो उनको उस लायक बनाइए कि वो फॉर्म भरे, तब तो आप सब कैटेगरी जाएंगे। वो तो फॉर्म ही नहीं दे रहे, तो वही इन्होंने एग्जाम्पल दिया। नहीं, भेदभाव तो ये भेदभाव तो अलग बात है। पॉलिटिकल यूज हो तो हर चीज में हो जाएगा, लेकिन इसका यूज भी तो है। जब 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे हिस्टोरिकली उनका है ना, हाँ। तो अगर नहीं भी करे तो भेदभाव ऐसे थोड़ी है कि नहीं होता है। ऐसे भी आप जाइए कहीं तो लड़ाई होगी, इसके मतलब ये थोड़ी है कि आप जो प्रोग्रेस है वो रोक दें। एक समाज भी तो बनाना है। अभी थोड़ा मोड़ा लड़ाई हो तो करवा ले, बाद में तो पूरा सिविल वार हो जाएगा ना, लोग खून खराबा करेंगे। अभी तो डिस्प्यूट होगा, लेकिन एक जमाना सोचे कि 100 साल बाद वो एकदम गरीब हो गए और एकदम अमीर हो गए, वो हालत हो गया कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो उस समय तो पूरी कम्युनिटी एक साथ लड़ रही होगी ना। धीरे धीरे आप, तो वही क्रीमी लेयर की बात हो रही है ना। जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर ला दिया है, अब क्रीमी लेयर की बात हो रही है एससीज में आए, तो एससीज में अभी कोशिश हो रहा है। लेकिन ये भी दिक्कत है कि एससीज का जो हालत है ना, वो जैसे अभी मैंने बताया था कि आप कह रहे हैं कि वो क्रीमी लेयर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे पोस्ट ही नहीं भरा उनका। यही कह रहे हैं कि इनमें कोई लायक ही नहीं है। तो क्रीमी लेयर कैसे हो गया? तो ओवरऑल उस कम्युनिटी की काफी हालत खराब है ना। आप जो खाई है, जो सही है कि जो एसटीज है एससीज है उनमें डिफरेंसेज है, लेकिन उनका जो डिफरेंस है और ओवरऑल जो जनरल कास्ट है उसका जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। आज गेटिंग ना? उनमें हल्का फुल्का है। जैसे मानिए ये एससीज एसटीज में कुछ इस तरीके का डिफरेंस है, हल्का हल्का है,
लेकिन जो अपर कास्ट के साथ, जो जनरल कास्ट के साथ है, वो ऐसे है। आर यू गेटिंग ना? ये डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो ये जो राइटर है वो कह रहे हैं कि पहले ये तो डिफरेंस कम कीजिए, कि कम से कम वो इस जो डिफरेंट वैकेंसीज है जिसको फिलअप नहीं किया जा रहा है उसको फिलअप कर लिया जाए। आर यू गेटिंग ना? इसको एक दिन और हम लोग डिस्कस करेंगे। आज यहीं पे बस आप इतना जानिए, एक बार घर पे जाके ये पढ़िएगा। दविंदर सिंह इस केस का नाम था, ठीक है, दविंदर सिंह में था। इसके पहले जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था डिवीजन करने के लिए, लेकिन अभी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। So this is all about from the today's news analysis. We will conclude our session here.